सोचिए, अगर आपको सुबह उठने की कोई खास वजह न मिले तो दिन कैसा लगेगा। जैसे बस सब कुछ मैकेनिकल तरीके से चल रहा है, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। अब कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह उठते ही आपके पास एक प्यारा सा कारण हो जीने का, कोई ऐसी वजह जो आपके दिल को खुशी दे, आपकी सोच को ऊर्जा दे और आपकी लाइफ को एक नया मीनिंग दे। यही वजह है जिसके लिए जापानी लोग इकिगाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 1 में लेखक बताते हैं कि इकिगाई का मतलब क्या है। दरअसल जापान के ओकिनावा आइलैंड पर लोग दुनिया के सबसे लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं। वहाँ के लोग 90-100 साल तक भी एक्टिव रहते हैं और सबसे खास बात यह है कि वे बूढ़े होकर भी थके हारे नहीं लगते, बल्कि खुश और एनर्जेटिक रहते हैं। इसका राज है उनका इकिगाई, यानी जीने का कारण। इकिगाई कोई बड़ा फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक सिंपल माइंडसेट है। ये हमें सिखाता है कि हर इंसान के जीवन में एक पर्पस होना चाहिए और ये पर्पस 4 चीजों के मिलने से बनता है। पहला, आप किस चीज से प्यार करते हो, पैशन। दूसरा, किस काम में आप अच्छे हो, स्किल। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, नीड। और चौथा, किस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, प्रोफेशन। जब ये चारों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, वहीं से आपका इकिगाई जन्म लेता है। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए किसी को ड्राइंग से बहुत प्यार है, वो अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन अगर वो सिर्फ शौकिया ड्राइंग करता रहे तो शायद पैसे न मिले। पर अगर वो उसी पैशन को यूज करके दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, जैसे किसी का ब्रांड लोगो डिजाइन करना या पेंटिंग्स बेचनी, तो ये उसका इकिगाई बन सकता है। ओकिनावा के लोग ये नहीं सोचते कि रिटायर होने के बाद जिंदगी बस आराम करने के लिए है। उनके लिए रिटायरमेंट जैसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वे छोटी छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढते हैं। कोई सुबह गार्डन में पौधों को पानी देना अपना इकिगाई मानता है, कोई बच्चों को सिखाना, कोई दोस्तों के साथ गाना गाना। यही सिंपल हैबिट्स उन्हें लंबी उम्र तक खुश रखती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर सुबह उठकर सोचें, आज मैं क्यों जी रहा हूं, और उसका जवाब आपको तुरंत मिले, तो समझ लीजिए आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिलता, तो आपको तलाश करनी होगी। हो सकता है आपकी जॉब आपका इकिगाई ना हो, लेकिन कोई और एक्टिविटी हो, जैसे कुकिंग, राइटिंग, हेल्पिंग पीपल या कुछ नया इन्वेंट करना। इकिगाई हमें ये एहसास कराता है कि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को इस तरह जीने में है कि उसमें हैप्पीनेस, पर्पस और कंट्रीब्यूशन तीनों का बैलेंस बना रहे। अगर आप ध्यान दें तो ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल बाकी दुनिया से काफी अलग है। चैप्टर 2 में लेखक हमें उनके रहन सहन और आदतों के जरिए ये समझाते हैं कि क्यों वहाँ के लोग इतने लॉन्ग लिव्ड और हैप्पी रहते हैं। सबसे पहले बात आती है उनके फूड हैबिट्स की। ओकिनावा के लोग ओवर ईटिंग नहीं करते। उनके यहाँ एक रूल है जिसे कहते हैं हारा हाची बू, यानी जब आपका पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। बाकी दुनिया में लोग अक्सर पेट 120% तक भरते हैं, लेकिन वहाँ ये माइंडसेट है कि थोड़ा भूखा रहना ही लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है। यही वजह है कि वहाँ ओबेसिटी या हार्ट डिजीज बहुत रेयर हैं। उनका डाइट भी बेहद सिंपल और नेचुरल है। ज्यादातर लोग वेजिटेबल्स, राइस, सीवीड, सोय प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और बहुत सारी ग्रीन टी पीते हैं। रेड मीट और जंक फूड बहुत कम। और सबसे बड़ी बात, वे हर मील को एंजॉय करते हैं बिना किसी रश के। यही स्लोली ईटिंग का रूल उनके डाइजेशन को भी स्ट्रांग रखता है। अब आती है डेली रूटीन की बात। ओकिनावा के लोग पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिम जाने वाली तरह नहीं। वे नेचुरल तरीके से एक्टिव रहते हैं, जैसे गार्डन में काम करना, राइस फील्ड्स में चलना, साइकिल चलाना या छोटे छोटे काम खुद करना। यही स्मॉल फिजिकल मूवमेंट्स उन्हें फिट रखते हैं। चैप्टर 2 में एक और खास कॉन्सेप्ट है मोआई। ये एक सोशल सर्कल है जिसमें 4-5 लोग लाइफ भर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, मुश्किल समय में इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। सोचिए, आजकल लोग अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग इस स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कनेक्शन की वजह से स्ट्रेस फ्री रहते हैं। यही लॉन्जेविटी का सबसे बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी उनकी लाइफ का हिस्सा है। वे हर छोटी चीज में खुशी ढूंढते हैं,
चाहे वो गार्डन में फूल खिलना हो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो या शाम को चाय पीते हुए सनसेट देखना हो। उनके लिए हैप्पीनेस कोई फ्यूचर गोल नहीं बल्कि डेली प्रैक्टिस है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों की वैल्यू करना सीख लें और ओवर थिंकिंग छोड़ दें तो हमारी एज और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इंप्रूव हो सकती हैं। चैप्टर 3 में लेखक हमें बताते हैं कि दुनिया भर में लोग लंबी उम्र जीने का सीक्रेट खोज रहे हैं, लेकिन असली आंसर ओकिनावा जैसे गांवों में छुपा हुआ है। यहाँ पे 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दुनिया के बाकी हिस्सों से कई गुना ज्यादा है। इन्हें सुपर सेंटेनियंस कहा जाता है। लेखक खुद कई ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने 100 साल से ऊपर की उम्र में भी मुस्कुराते हुए नॉर्मल लाइफ जी। कोई 102 साल की उम्र में भी हर दिन अपने गार्डन में फूल लगाता है, कोई 105 साल की उम्र में भी स्विंग मशीन पर काम करता है, तो कोई 97 इयर्स की उम्र में दोस्तों के साथ नाचता गाता है। अब सवाल यह है कि इन लोगों की एनर्जी और हैप्पीनेस का सोर्स क्या है? जवाब है उनका एटीट्यूड। ओकिनावा के लोग लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह जीते हैं। वे पास्ट की टेंशन या फ्यूचर की एंजाइटी में नहीं उलझते। वे कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट ही असली लाइफ है। इस माइंडसेट की वजह से वे हमेशा लाइट हार्टेड रहते हैं। लेखक बताते हैं कि एक 104 साल की महिला हर सुबह उठकर ये सोचती है कि आज वो अपने दोस्तों को कौन सा नया जोक सुनाएगी। अब सोचिए, इतनी उम्र में भी अगर किसी के पास हंसी बांटने का रीजन हो तो वो कभी ओल्ड फील ही नहीं करेगा। यही इकिगाई है, छोटी छोटी चीजों में पर्पस ढूंढना। इकिगाई हमें ये एहसास कराता है कि लॉन्जेविटी सिर्फ जीन्स पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, जीन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ज्यादा बड़ा रोल हैबिट्स और माइंडसेट का है। जो लोग एक्टिव रहते हैं, हेल्दी खाते हैं, सोशली कनेक्टेड रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, वही लोग लंबी और मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि सुपर सेंटेनियंस का एक कॉमन ट्रेट है रेजिलियंस, यानी चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, वे जल्दी टूटते नहीं हैं। उनका फोकस हमेशा सॉल्यूशन पर होता है, प्रॉब्लम पर नहीं। यही मेंटल स्ट्रेंथ उन्हें लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस देती है। एक और बड़ा सीक्रेट है उनका डेली रिदम। वे रोज एक रेगुलर रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठना, काम करना, दोस्तों से मिलना, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना और शाम को सिंपल डिनर के बाद जल्दी सो जाना। कोई ओवरवर्क नहीं, कोई लेट नाइट स्ट्रेस नहीं। चैप्टर 3 के आखिर में लेखक ये बताते हैं कि हमें इन सुपर सेंटेनियंस से 3 लेसन सीखने चाहिए। पहला, स्मॉल जॉयज को इग्नोर मत करो। दूसरा, स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखो। और तीसरा, हर दिन के लिए एक पर्पस ढूंढो। चैप्टर 4 हमें एक बहुत ही गहरी और काम की बात सिखाता है, फ्लो का रहस्य। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में इकिगाई खोजना है तो आपको फ्लो की पावर समझनी होगी। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान अपने काम में इतना गहराई से डूब जाता है कि उसे टाइम का भी एहसास नहीं होता। जैसे जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा हो और उसे घंटों पता ही न चले कि कब बीत गए, या कोई राइटर लिखते लिखते पूरी रात जाग जाए और थकान भी न लगे। ये वही जोन है जहां माइंड और बॉडी पूरी तरह से काम के साथ सिंक हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि फ्लो कोई मैजिक नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिस है। जब आप किसी ऐसे काम में एंगेज होते हो जिसमें चैलेंज भी हो और इंटरेस्ट भी, तो आपका ब्रेन हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज करता है। यही फीलिंग आपको लॉन्ग टर्म में भी हेल्दी और सैटिस्फाइड रखती है। ओकिनावा के लोग इसी फ्लो को रोज की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। कोई फार्मर अपने प्लांटिंग में फ्लो पाता है, कोई ओल्ड वुमन स्यूइंग में फ्लो पाती है, कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट में खो जाता है। यही फ्लो उनका इकिगाई बनता है। चैप्टर 4 में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कारपेंटर जिसने पूरी जिंदगी फर्नीचर बनाया, जब उससे पूछा गया कि तुम्हें रिटायर क्यों नहीं करते, तो उसने हंसते हुए कहा, मैं रिटायर क्यों करूं, मेरा वुडवर्क ही मेरी लाइफ है। जब मैं हैमर और सॉ हाथ में लेता हूं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। यही मेरा फ्लो है। फ्लो की असली खासियत यह है कि इसमें हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से पैदा होती है। सोचिए, अगर आप किसी काम को सिर्फ पैसे के लिए करते हैं तो हो सकता है आपको स्ट्रेस मिले, लेकिन अगर आप उसी काम को पैशन और फ्लो के साथ करते हैं तो वही जॉब आपके लिए जॉय बन सकती है। लेखक कहते हैं कि फ्लो पाने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। पहला, क्लियर गोल होना चाहिए। अगर आप बिना डायरेक्शन के काम करेंगे तो फोकस नहीं बनेगा। दूसरा, चैलेंज लेवल आपके स्किल के बराबर होना चाहिए।
अगर काम बहुत इजी होगा तो बोरिंग लगेगा और बहुत हार्ड होगा तो स्ट्रेस देगा। बैलेंस ही फ्लो लाता है। तीसरा, फीडबैक मिलना चाहिए, यानी आपको पता चले कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब सोचिए, हमारी मॉडर्न लाइफ में लोग मल्टीटास्किंग में बिजी रहते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये सब फ्लो को ब्रेक करते हैं। ओकिनावा के लोग इसका उल्टा करते हैं। वो एक समय पर एक ही काम करते हैं, पूरे दिल और ध्यान से। यही कारण है कि वो सिंपल लाइफ में भी डीप सैटिस्फैक्शन पाते हैं। चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि अगर हमें भी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और हैप्पी बनाना है तो हमें फ्लो की आर्ट सीखनी होगी। कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो हमें एनर्जी दे, ना कि ड्रेन करे। वही फ्लो हमें हमारी असली इकिगाई तक ले जाएगा। चैप्टर 5 का सेंट्रल आइडिया है, छोटी छोटी हेल्दी आदतें ही लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस का सीक्रेट है। लेखक बताते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि सुपर हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको बहुत बड़े चेंजेस करने होंगे तो ये गलत है। असली मैजिक छोटे छोटे डेली हैबिट्स में छिपा है। ओकिनावा के लोग यही करते हैं। सबसे पहली आदत है हर दिन जेंटल मूवमेंट करना। ओकिनावा में लोग जिम जाकर हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते, वो सिंपल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे गार्डन में काम करना, बैम्बू से चीजें बनाना, सी शॉप पर वॉक करना या बच्चों के साथ खेलना। यही स्मॉल फिजिकल मूवमेंट उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल और फिट रखते हैं। दूसरी आदत है नेचर से कनेक्शन। हर घर में गार्डन होता है। लोग फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खुद उगाते हैं। पौधों से ये कनेक्शन स्ट्रेस को कम करता है और माइंड को फ्रेश रखता है। तीसरी आदत है बैलेंस डाइट। जैसे कि चैप्टर 2 में हमने सुना, वो हरा हाचिबू रूल अपनाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनका खाना बहुत नेचुरल और लाइट होता है। ग्रीन टी, स्वीट पोटैटोज, सोया फूड्स, सीजनल वेजिटेबल्स और बहुत सारी हर्बल ड्रिंक्स। यही सिंपल डाइट उन्हें एज रिलेटेड डिजीजेस से बचाता है। चौथी आदत है डेली रूटीन और डिसिप्लिन। वो हर दिन लगभग एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठना, हल्की एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट, कुछ काम, आफ्टरनून रेस्ट, फिर सोशल टाइम और अर्ली डिनर। ये नेचुरल बॉडी क्लॉक को सिंक करता है, जिससे बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहती है। पांचवी आदत है स्माइल और ऑप्टिमिज्म। ओकिनावा के लोग नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं इसे भी हैंडल कर लेंगे। यही पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें स्ट्रांग बनाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स ऐड कर लें तो आपके अंदर नेचुरल एनर्जी आने लगेगी। आपको बड़ा एफर्ट नहीं लगेगा, जैसे हर दिन 20 मिनट वॉक, डिनर लाइट रखना, फ्रेंड से कनेक्ट रहना और रोज किसी काम में फ्लो पाना। चैप्टर 5 में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक 96 ईयर ओल्ड लेडी जो हर सुबह 6 बजे उठकर अपने गार्डन में जाती है, प्लांट्स को पानी देती है, फिर ग्रीन टी बनाकर पड़ोस की 2 सहेलियों को बुलाती है और साथ बैठकर हंसी मजाक करती है। यही उसकी हैबिट है और यही उसका इकिगाई। तो असली सीक्रेट यही है, लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स ही आपको लॉन्ग और हैप्पी लाइफ देंगी। चैप्टर 6 का विषय है रेजिलियंस और एंटी फ्रिजिलिटी, यानी जिंदगी के झटकों को झेलने की ताकत। लेखक कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है। कोई भी इंसान पूरी तरह से स्मूथ जर्नी नहीं जी सकता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हम उन मुश्किलों से कैसे डील करते हैं। ओकिनावा के लोगों ने हमें ये सिखाया है कि लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस का सीक्रेट सिर्फ हेल्दी फूड या डेली रूटीन नहीं, बल्कि स्ट्रांग माइंडसेट भी है। रेजिलियंस का मतलब है कठिनाइयों के बाद भी टूटना नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उठना। ओकिनावा में जब भी कोई टाइफून आता है और घर नष्ट हो जाते हैं, लोग रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करते। वो तुरंत रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं हम फिर से बना लेंगे। यही एटीट्यूड उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 6 में लेखक बताते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में स्ट्रेस और पेन को एनिमी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये हमें ग्रो करने का मौका देते हैं। जैसे मसल एक्सरसाइज से स्ट्रांग होता है, वैसे ही माइंड चैलेंजेस से स्ट्रांग होता है। एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है कि आप मुश्किलों से सिर्फ सर्वाइव ना करें, बल्कि और बेटर बनकर बाहर निकले। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर किसी का बिजनेस फेल हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाए तो ये फ्रेजाइल माइंडसेट है। लेकिन अगर वही इंसान उस फेलियर से लर्न करके दोबारा स्ट्रांग स्ट्रैटेजी बनाता है और नेक्स्ट टाइम सक्सेस पाता है, तो ये एंटी फ्रेजाइल माइंडसेट है। लेखक कहते हैं कि सुपर सेंटेनेरियंस में एक कॉमन ट्रेट यही है, वो कभी खुद को विक्टिम नहीं मानते। चाहे कितनी भी एज हो, वो हमेशा कहते हैं अभी भी मैं कुछ यूजफुल कर सकता हूं। यही माइंडसेट उनकी स्पिरिट को अलाइव रखता है।
तो चैप्टर 6 हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी थिंकिंग को रिफ्रेम करना होगा। जब कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है, मैं इससे कैसे स्ट्रांग बन सकता हूं। यही क्वेश्चन आपको रेजिलिएंट बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, रेजिलियंस अकेले नहीं बनती, इसके लिए सोशल सपोर्ट चाहिए। ओकिनावा के लोग मोआई ग्रुप्स में रहते हैं, जिससे मुश्किल समय में वो अकेले फील नहीं करते। दोस्त और फैमिली उन्हें संभाल लेते हैं। यही सपोर्ट सिस्टम उन्हें डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाता है। तो इस चैप्टर की कोर लर्निंग ये है कि अगर आप लॉन्ग और हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो चैलेंजेस से मत भागो, उन्हें एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और स्ट्रांग बनते चले जाओ। यही रेजिलियंस आपका असली इकिगाई है। चैप्टर 7 का सेंट्रल पॉइंट है इकिगाई और काम के बीच बैलेंस। लेखक कहते हैं कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादातर लोग या तो ओवरवर्क करके स्ट्रेस में रहते हैं या फिर वर्क से भागकर खालीपन में फंस जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम लाइफ को मीनिंगलेस बना देती हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग एक अलग रूल फॉलो करते हैं। वे काम और रेस्ट के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। उनके लिए काम सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं, बल्कि जॉय और पर्पस का हिस्सा है। वे रिटायर होकर लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होते। अगर कोई ओल्ड मैन कारपेंटर है तो 90 साल की उम्र में भी छोटी छोटी चीजें बनाता रहेगा। अगर कोई लेडी टी हाउस चलाती है तो 100 साल में भी विजिटर्स को सर्व करेगी। काम उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि एनर्जी का सोर्स है। लेखक बताते हैं कि इकिगाई में यही खासियत है। यह आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक एक फ्लो देता है। जब आपको पता हो कि आपके काम से किसी को वैल्यू मिल रही है तो आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक फील करेंगे। चैप्टर 7 में एक एग्जाम्पल दिया गया है। 101 साल का किसान रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने राइस फील्ड में जाता है। कोई उससे पूछता है कि आप इतनी उम्र में क्यों काम करते हो? वो हंसकर जवाब देता है, अगर मैं खेत में ना जाऊं तो मेरी लाइफ खाली हो जाएगी। यही मेरा रीजन है जीने का। यही असली इकिगाई है। लेखक ये भी बताते हैं कि बैलेंस का मतलब ओवरवर्क से बचना है। मॉडर्न ऑफिसेज में लोग 10-12 घंटे स्ट्रेसफुल वर्क करते हैं, फिर घर आकर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इससे ना इकिगाई मिलता है, ना हैप्पीनेस। ओकिनावा के लोग हर 2-3 घंटे में स्मॉल ब्रेक लेते हैं। थोड़ी वॉक, थोड़ी टी, थोड़ी गॉसिप और फिर काम। यही माइक्रो ब्रेक्स उन्हें फ्रेश रखते हैं। चैप्टर 7 हमें ये लेसन देता है कि लाइफ को वर्कहॉलिक या लेजी होकर मत जियो। अपने पैशन और प्रोफेशन के बीच कनेक्शन बनाओ। कोई ऐसा काम चुनो जो आपको फ्लो में ले जाए। अगर जॉब ऐसी है जिसमें जॉय नहीं है तो साइड एक्टिविटीज में इकिगाई ढूंढो। राइटिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, हेल्पिंग पीपल। जब लाइफ में बैलेंस होगा तभी असली हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी मिलेगी। चैप्टर 8 का फोकस है दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग इकिगाई को कैसे जीते हैं। लेखक बताते हैं कि इकिगाई सिर्फ ओकिनावा तक सीमित नहीं है। हर कल्चर और हर जगह के लोगों ने अपने अपने तरीके से लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस के सीक्रेट्स खोजे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे अलग नाम दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, लाइफ में पर्पस होना। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका के कुछ हिस्सों में ब्लू जोन्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे कम्युनिटीज जहां लोग ज्यादा एज तक हेल्दी रहते हैं। वहां के लोग हेल्दी फूड, एक्टिव लाइफस्टाइल और स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये सब इकिगाई का ही हिस्सा है। इटली के सार्डिनिया में लोग रोज वाइन पीते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड क्वांटिटी में। उनके लिए सोशलाइजिंग ही लाइफ का सीक्रेट है। वहां ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक ही घर में रहते हैं। ओल्ड पीपल अकेले नहीं छोड़े जाते, जिससे उनका माइंड हमेशा कनेक्टेड और एक्टिव रहता है। ग्रीस के इकारिया आइलैंड के लोग सिंपल फूड और आफ्टरनून नैप्स को अपनी लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट मानते हैं। आफ्टरनून में आराम करने से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत लो रहता है। कोस्टा रिका के निकोया पेनिनसुला में लोग फैमिली और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें अंदर से स्टेबल रखता है। लेखक कहते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह की कॉमन बातें यही निकलती हैं। नेचुरल फूड, एक्टिव लाइफस्टाइल, सोशल बॉन्ड्स और पर्पसफुल लिविंग। यही 4 पिलर्स इकिगाई के असली फाउंडेशन हैं। चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है कि इकिगाई कोई जापानीज कॉन्सेप्ट भर नहीं, बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। फर्क बस इतना है कि ओकिनावा के लोगों ने उसे एक नाम दे दिया, जबकि बाकी कल्चर उसे बिना नाम के जीते आ रहे हैं। तो लेसन ये है कि आप चाहे जहां रहते हो,
शहर हो या गांव, इंडिया हो या किसी और कंट्री, अगर आप हेल्दी हैबिट्स, सोशल कनेक्शंस और पर्पसफुल लिविंग अपनाएं तो आपकी लाइफ भी मीनिंगफुल और लॉन्ग हो सकती है। चैप्टर 9 का फोकस है अपना इकिगाई कैसे खोजें और उसे लाइफ में कैसे जिएं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन रीजन होता है जीने का, लेकिन ज्यादातर लोग उसे भागदौड़ में पहचान ही नहीं पाते। इसलिए इकिगाई ढूंढने के लिए हमें खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने चाहिए। वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त टाइम का एहसास ही नहीं होता? वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने को रेडी रहते हैं? अगर पैसा प्रॉब्लम ना हो तो आप अपना दिन कैसे बिताना चाहेंगे? कौन सी स्किल्स आपके अंदर नेचुरली स्ट्रांग है? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके इकिगाई की दिशा दिखा देंगे। चैप्टर 9 में लेखक बताते हैं कि इकिगाई को ढूंढना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। जैसे जैसे आप डिफरेंट एक्टिविटीज ट्राई करते हो, आप समझ पाते हो कि आपको सच में किससे जॉय मिलता है। लेखक कहते हैं कि अपनी इकिगाई को जीने के लिए 4 स्टेप्स जरूरी हैं। पहला, एक्सप्लोर करो, नई चीजें सीखो, नया एक्सपीरियंस लो। जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक इकिगाई सामने नहीं आएगा। दूसरा, फोकस करो, जब आपको कोई एक्टिविटी मीनिंगफुल लगे तो उसमें डीप डाइव करो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो और फ्लो में रहो। तीसरा, शेयर करो, इकिगाई सिर्फ अपने लिए नहीं होता, जब आप अपनी स्किल्स और पैशन को दूसरों के बेनिफिट में यूज करते हो तो हैप्पीनेस डबल हो जाती है। चौथा, इवॉल्व करो, इकिगाई एक फिक्स चीज नहीं है, लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में ये बदल सकता है, इसलिए ओपन माइंडसेट रखो और सिचुएशंस के साथ ग्रो करो। चैप्टर 9 में एक एग्जाम्पल है, एक लेडी जो 40 साल तक टीचर रही। रिटायर होने के बाद उसने महसूस किया कि उसका इकिगाई अब क्लास में नहीं बल्कि बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन लेसन्स बनाने में है। यही उसका न्यू पर्पस बन गया। लेखक इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि इकिगाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाइफ के छोटे छोटे रीजंस हो सकते हैं। जैसे किसी को मॉर्निंग वॉक पसंद है, किसी को कुकिंग, किसी को दूसरों की हेल्प करना। यही छोटी छोटी चीजें लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। आखिर में मैसेज यही है कि अगर आप लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस चाहते हैं तो इकिगाई ढूंढिए और उसे रोज जिए, तभी आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री, एनर्जेटिक और जॉयफुल बन पाएगी। अगर इस पूरी किताब की सीख को छोटी छोटी बातों में समेटे तो हमें यही समझ आता है कि हर सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए। वही वजह आपका असली इकिगाई है। खाना हमेशा पेट 80% भरकर ही खाना चाहिए ताकि बॉडी लाइट और हेल्दी रहे। छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज जैसे वॉक, गार्डनिंग या कुकिंग ही असली फिटनेस देती हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स और दोस्तों का साथ ही स्ट्रेस को कम करता है और लाइफ को लंबा बनाता है। फ्लो की स्टेट यानी किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, वही आपको रियल हैप्पीनेस देता है। रेजिलियंस यानी मुश्किलों से टूटना नहीं बल्कि और मजबूत होकर उठना, यही लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है। काम और आराम का बैलेंस ही असली एनर्जी देता है। ओवरवर्क या आलस दोनों से बचना जरूरी है। और सबसे जरूरी, इकिगाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बल्कि आपकी लाइफ के छोटे छोटे रीजंस ही आपको हर दिन खुश रखते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो ऐसे और बेहतरीन बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। नंबर 1 बुक समरी इन हिंदी, पुस्तक रीडर्स।